दोस्तों नमस्कार। एज यूजुअल 8:45 PM कोशिश करता हूँ कि समय पर आ जाऊँ। अभी तक तो सफल हुआ हूँ, एक आध बार थोड़ी चूक रह गई हो तो क्षमा चाहूँगा। दोस्तों शुरुआत तो उसी वाक्यांश से करूँगा कि हम भारत के लोग हमारे आराध्य देव हनुमान जी की तरह हैं। उनको बता दिया जाए कि आप में बहुत शक्ति है तो फिर वो लोग खड़े हो जाते हैं, और जब लोग खड़े हो जाते हैं लाखों हज़ारों करोड़ों की संख्या में, तो फिर उनके आगे कोई नहीं टिक सकता। तो मैं आपकी शक्ति को जगाने नहीं, सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए ये सेशंस करता हूँ। कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है प्रसिद्धि का, फेम का, नेम का। ये जस्ट एक नागरिक कर्तव्य है जिसको मैं अपना मान कर करता हूँ। तो दोस्तों आज जो टॉपिक लिया है, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन टेम्परेरी मत करो, उसका फुल संपूर्ण सॉल्यूशन कर दो। तो इस टॉपिक को मैं एक छोटी सी कहानी से स्टार्ट करना चाहूँगा। तो दोस्तों स्टोरी यह है, और स्टोरी क्या, एक वाक्यांश मतलब एक सिनेरियो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि सपोज़ कीजिए आप एक ऐसी जगह रहते हैं जहाँ रास्ते में यहाँ वहाँ छोटे और बड़े कांटे फैले रहते हैं, और उन कांटों को जब सवेरे सफाई करने वाला आता है तो वो हटाकर फेंक देता है। लेकिन क्योंकि कांटे हैं, कभी इधर से आ जाते हैं, कभी उधर से आ जाते हैं, और लोगों को परेशान करते हैं। कुछ लोग नॉर्मल पदवेश में घूमते रहते हैं तो उनको भी कांटा लग जाता है। कुछ लोग नंगे पाँव ही निकल पड़ते हैं तो उनको कांटा लग जाता है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि इन कांटों की समस्या का आपके पास में क्या सॉल्यूशन है? ये जो कांटे यहाँ वहाँ फैले रहते हैं, कभी पाँव में छुप जाते हैं, कभी कोई बच्चा खेल रहा है उसको छुप जाते हैं, तो इस समस्या का आपके पास में क्या कोई सॉल्यूशन है? अगर आप उसके जिस जगह पर रह रहे हैं वहाँ पर ऐसी समस्या है तो कुछ मित्र कहेंगे कि आप अच्छे पदवेश पहने जो कांटों को तोड़ दें, कांटों का असर ही नहीं हो उन पर, माने शूज़ आपके अच्छे हो सकते हैं, या फिर आप कांटों से बचकर चलें। बढ़िया सॉल्यूशन है कि आप कांटों से बचकर चलें, उन पर पैर ही ना रखें ताकि आपके पैर में चुप जाएं। और जो कुछ अच्छे सुझाव देने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, उनका एक सुझाव मेरे नज़र में ये हो सकता है कि आपको जहाँ भी कांटा दिखे उसको उठाकर डस्टबिन में या ऐसी जगह फेंक दीजिए जहाँ पर वो किसी को ना चुप पाए। तीनों बातें बहुत अच्छी हैं कि आप ऐसे पदवेश का इस्तेमाल करें जिन पर वो कांटे ही असर ना करें। दूसरा ये कि आप उन कांटों को उठाकर ऐसी जगह फेंक दें जहाँ पर वो कांटे किसी को परेशान ना करें। लेकिन मेरे दोस्तों, ये जो कांटे वाली स्टोरी है, ये जो सिनेरियो मैंने आपके सामने रखा है ना, ये जो प्रॉब्लम मैंने आपके सामने रखी है, ये सिर्फ कांटे आपके जीवन में आने हर्डल्स भी हो सकते हैं, आपके जीवन में आने वाली परेशानी भी हो सकती है। लेकिन इन्हीं कांटों की एक परेशानी एक बार एक आचार्य को हुई थी। उनका नाम था विष्णुगुप्त। एक बार एक कांटा उनके पैर में चुभ गया तो उनको इतना बुरा लगा कि उन्होंने कांटे को अपने पैर से निकालकर यहाँ वहाँ नहीं फेंका। उन्होंने उस कांटे की जड़ को ढूंढा, उसके पेड़ को ढूंढा, और उसमें जाकर बटर मिल्क या छाछ जिसे कहते हैं, नमक डाल दिया उसमें, ताकि उस कांटे को बनाने वाले का ही समूल नाश हो जाए। This is the real kind of solution of every problem.
अगर आप किसी भी समस्या को छोटा मानकर उसका टेम्परेरी सॉल्यूशन करते रहेंगे, आज कोई समस्या हो रही है, टेम्परेरी सॉल्यूशन आपने ले लिया उसका, कल वो दोबारा हो जाएगी। टेम्परेरी सॉल्यूशन ले लिया आपने, रिपीट होगी वो आपके सामने, लेकिन समस्या ख़त्म नहीं होती। जो आचार्य विष्णुगुप्त ने, चाणक्य ने जो किया, वही सभी समस्याओं के लिए करना सर्वथा हितकारी रहता है। आप अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को टेम्परेरी सॉल्यूशंस पर मत डालिए, अब उनका टेम्परेरी सॉल्यूशन मत कीजिए। कोशिश कीजिए कि एक आध बार अगर टेम्परेरी सॉल्यूशन से काम चल जाता है तो उसके परमानेंट सॉल्यूशन पे आप जाइए, वही उसका एक सही सॉल्यूशन हो पाएगा जो उसको परमानेंटली रिमूव करने के लिए काफ़ी होगा। लेकिन दोस्तों, क्योंकि मैं तो एक एक्टिविस्ट हूँ, मैं बात करता हूँ जूरी कोर्ट की, मैं बात करता हूँ वोट वापसी की, मैं कहता हूँ कि हिंदू बोर्ड बना दो, मैं कहता हूँ कि गन रखने का अधिकार दे दो, इतने सारे कानून का मैं प्रस्ताव दिया हुआ है, उनका समर्थन करता हूँ। तो मुझे ये कहने का क्या तुक है? ये समस्या मैंने आपके सामने एक स्टोरी के लाइन में रखी है, इसका क्या तुक है कि समस्याओं का टेम्परेरी नहीं परमानेंट सॉल्यूशन कर दो? मेरी नज़र में दोस्तों इसका एक बहुत बड़ा रिलेशन है इस स्टोरी का जो मैंने आपके सामने रखी, और वो ये रिलेशन है कि आज हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, और वो समस्याएं जो हैं वो आपको बार बार परेशान करती हैं। मैं उन समस्याओं की बात नहीं कर रहा हूँ कि रोड नहीं बन रहे हैं, पानी नहीं आ रहा है, सम काइंड ऑफ एनी प्रॉब्लम जो आपको दैनिक जीवन में आती है, उसका तो सॉल्यूशन हम कर सकते हैं, आराम से हो जाएगा। लेकिन इन छोटी छोटी समस्याओं के मूल में जो समस्या है, जो समस्याओं की जड़ है, उसका क्या? एक व्यक्ति आपसे वादा करके आ जाता है और 5 साल तक आपके वादों को भूल कर बैठ जाता है, और आप कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगला आएगा तब देखा जाएगा। आपकी इन छोटी छोटी समस्याओं के मूल में जो बड़ा कारण है दोस्तों, वो और कुछ नहीं है, आपकी नेग्लिजेंस है, आपकी छोड़ देने की प्रवृत्ति है, आपकी नकार देने की प्रवृत्ति है, और सीधे सीधे कहें तो आप इतने दरिया दिल हैं कि आप लोगों से भिड़ना पसंद नहीं करते, आप लोगों से लड़ना पसंद नहीं करते, आप उनसे छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। और जब तक आप छुटकारा पाने की कोशिश करते रहेंगे, जब तक छुटकारे पाते रहेंगे, तब तक ये समस्याएं एक के बाद दो, दो के बाद तीन, और तीन के बाद चार, और न जाने कितने रूपों में आपके सामने आती रहेंगी और आपको परेशान करती रहेंगी, आपको बरगलाती रहेंगी, आपको धोखा देती रहेंगी। वो जो स्टोरी मैंने आपके विष्णुगुप्त की जो सामने रखी है, तो विष्णुगुप्त ने उस चीज़ को नेग्लेक्ट नहीं किया, आचार्य चाणक्य ने उस चीज़ को नेग्लेक्ट नहीं किया। कांटा चुभा तो क्यों चुभा? अरे भाई, गलती तो विष्णुगुप्त की थी, नंगे पैर क्यों थे? कांटा तो चुभना ही था। लेकिन सोच देखिए आप कि मैं नंगे पैर घूमूं या पदवेश पहनकर घूमूं, कांटा क्यों चुभा? कांटा तो पथ में होना ही नहीं चाहिए। कांटे तो जंगलों में हों, कांटे ऐसी जगह हों जहाँ पर मनुष्य विचरण नहीं करते हों, कांटे ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहाँ पर लोग आराम से ना घूमते हों, आराम से ना रहते हों। बालक भी अगर कोई, मैं तो आचार्य विष्णुगुप्त ने जो किया वो उनका दिमाग था, लेकिन अगर मान लीजिए कोई बालक होता, उसके पैर में कांटा घुस जाता, तो क्या करते? वही करते जो हर लोग करते हैं, हर माता पिता करते हैं, कांटे को निकालते, उस कांटे को उठाकर दूसरी जगह छोड़ देते और कोशिश करते कि वहाँ पर सफाई कर देते, जिससे वहाँ पर दोबारा खेलने वाले बच्चों को या किसी को गुजरने वाले व्यक्ति को वो कांटा नहीं चुभता। लेकिन आचार्य विष्णुगुप्त ने, चाणक्य ने उस चीज़ को बड़ी गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा या उन्होंने सोचा कि अगर इस कांटे को आज मैं यहाँ से हटाकर रख भी दूंगा
तो कल को उस वृक्ष में से जहाँ से ये कांटे आ रहे हैं दोबारा कोई ना कोई कांटे का झाड़ उठकर किसी भी पशु के साथ में, किसी भी व्हीकल के साथ में उठकर वहाँ आ जाएगा, और जैसे आज मेरे पैर में चुभा है वैसे ही कल किसी और के पैर में चुभ जाएगा। तो इसका टेम्परेरी सॉल्यूशन करना मेरे हित में नहीं है, इसका तो परमानेंट सॉल्यूशन करना होगा। उस कांटे के पेड़ में, उस झाड़ में उन्होंने छाछ डाल दी, नमक डाल दिया, जो भी उन्होंने डाला, और उस कांटे का समूल नाश कर दिया। ये जो इंस्पिरेशन है, ये जो मतलब थिंकिंग है, ये बदलती है लोगों को, ये बदलती है आपके समाज को, ये बदलती है आपके राष्ट्र को। दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि हमें राजनीति में नहीं पढ़ना, ये एक बुरी चीज़ है। आचार्य चाणक्य ने जो चीज़ लिखी है वो राजनीति से प्रेरित नहीं है, वो समाज से प्रेरित है। और जब भी समाज में कोई चीज़ होती है तो वो विशुद्ध रूप से एक राजनीति है, बस केवल उसका पहलू अलग है, वो किसी भी प्रकार से राजनीति से अलग नहीं है। अगर आप लोग भी अपनी समस्याओं को छोड़ते रहेंगे, रोड नहीं बना, पार्षद को नहीं बोला, पानी नहीं आ रहा तो प्रॉब्लम हो गई, आपने किसी के विरोध नहीं किया, लाइट नहीं आ रही, रोड लाइट्स नहीं है, आपने कुछ नहीं किया, हाँ दूसरी रोड लाइट में कर लेंगे, अपने घर के बाहर अपने खुद ही बल्ब लगा देंगे। बहुत सारे उदार लोग होते हैं, अपने घर के बाहर खुद ही बल्ब लगा देंगे तो रोड लाइट हो जाएगी। ये सॉल्यूशन नहीं है दोस्तों, ये सॉल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ आपके मन को समझाने की चीज़ है। आप अपना मन समझा सकते हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ियाँ क्या आप ही की तरह व्यवहार करेंगी, ऐसा आप सुनिश्चित कर सकते हैं? मैं नहीं कहता कि आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं हमारे जैसा व्यवहार करेंगी, हमारे जैसा ही एडजस्टमेंट करेंगी, और करना भी क्यों चाहिए। आज अगर आपके पास में मौका है, आज अगर आपके पास में गोल्डन टाइम है कि आप कुछ कर सकते हैं, चीज़ों का परमानेंट सॉल्यूशन कर सकते हैं, तो आप क्यों पहल नहीं करते? कारण भी मुझे पता है, ऐसा नहीं है कि मैं कारणों से अनभिज्ञ हूँ। लोग बाग सामने नहीं आना चाहते, लोग बाग खुलकर नहीं बोलना चाहते, लोग बाग अच्छे कानूनों का, प्रस्तावों का समर्थन नहीं करना चाहते, ऐसा नहीं है। सब चाहते हैं, लेकिन सबको जो छोटे छोटे भय हैं समाज में, उनसे लोग बाग अलग हो जाएंगे अगर वो ऐसा करेंगे तो। अगर वो ऐसा करेंगे तो उनका आर्थिक बहिष्कार शुरू हो सकता है, उनके काम धंधे पर, उनकी नौकरी पर आँच आ सकती है। भय है, मानता हूँ, लेकिन दोस्तों इन भय से बचकर हम कब तक अपने मन को समझाते रहेंगे? परमानेंट सॉल्यूशन किसी भी चीज़ का कोई हल नहीं है। जो प्रॉब्लम आज आपको फेस करनी पड़ रही है, चाहे वो नौकरी के परिक्षेत्र में है, चाहे आपको काम धंधे के परिप्रेक्ष्य में है, किसी भी परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक रूप से है, वह प्रॉब्लम्स डेफिनेटली कल आपकी अगली पीढ़ी के सामने आएंगी। इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि उनको भी आप ही के अनुसार पढ़ना है, लिखना है, जॉब करनी है, सरकारी जॉब मिले, प्राइवेट जॉब मिले, कुछ भी मिले, उनको काम करना है, उनको अपना जीवन यापन करना है। तो जो जीवन आपने जिया है, जो समस्याएं आपने झेली हैं, वही समस्याएं उनके सामने भी आएंगी, और तब उनको भी वही चीज़ दोहरानी पड़ेगी जो आपने दोहरानी पड़ी है। अगर वो परमानेंट सॉल्यूशन करेंगे तो फिर भी कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों करें क्या? तो करना कुछ नहीं है। मेरे पास कोई रामबाण नहीं है, आई डोंट हैव संजीवनी बूटी कि पिलाई और चमत्कार हो गया। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। जितनी भी बड़ी समस्याएं हैं वो छोटी छोटी भूलों से उत्पन्न होती है, इतना आप भी एग्री करते हैं। अगर हमारे जीवन में कोई बड़ी समस्या है तो उसके मूल में छोटी छोटी समस्याओं का योगदान होता है। हम छोटी छोटी समस्याओं को भूलते जाते हैं, उनको नेगलेक्ट करते जाते हैं, तो वो छोटी छोटी भूलें, समस्याएं हमें एक बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने प्रकट हो जाती है। तो इंस्टेड ऑफ नेगलेक्टिंग द स्मॉल प्रॉब्लम, स्मॉल थिंग्स, स्मॉल रीजंस टू जो आपको परेशान कर रहे हैं, उनको आप हटा दीजिए, उन हर्डल्स को हटा दीजिए। और आप कितने भी प्रयास कर लीजिए, जब तक आप एक ऐसे ढांचे का निर्माण नहीं कर देते या एक ऐसे समाज का निर्माण नहीं कर देते, ऐसी व्यवस्था का निर्माण नहीं कर देते जो ऑटोनोमस हो, जो ऑटोमेटिक हो, स्वयं चलती हो। आपने कभी प्रकृति के विषय में सोचा है? प्रकृति को तो कोई चलाने वाला नहीं है। एक अमूर्त रूप ईश्वर है जिसने रचना कर दी है, उसने व्यवस्था कर दी है कि आम आम का ही फल देगा, नीम नीम का ही फल देगा, पानी ठंडा होगा, रंग इतने प्रकार के होंगे।
जानवर जो हैं शाकाहारी वो घास खाएंगे, मांसाहारी उनका भोजन करेंगे, व्यवस्था बना दी। अब उस व्यवस्था को चला कौन रहा है? कोई नहीं चला रहा। इसका मतलब ईश्वर ने भी एक एस्टेब्लिशमेंट कर दिया है। ईश्वर ने एक ऐसा व्यवस्था बना दी गई है कि सब चीज़ें ऑटोमेटिक हों, कोई इंटरफेरेंस नहीं हो किसी भी चीज़ में। और अगर इंटरफेरेंस होता है तो आप देख लीजिए, प्रकृति उस इंटरफेरेंस को हटाने का समूल निवारण कर देती है। अगर प्रकृति में मनुष्य का इंटरफेरेंस होता है तो प्रकृति ये भी नहीं सोचती कि ये मनुष्य है, वो उसको भी साइड में हटा देती है। आप बना लीजिए कितने भी जंगल कंक्रीट के, जिस दिन प्रकृति को अपना बैलेंस करना होगा वो ऑटोमेटिक उस चीज़ को हटा देगी, उसको एडजस्ट कर देगी। तो हम प्रकृति से तो बड़े नहीं हैं, हम प्रकृति का ही एक पार्ट है। तो क्यों ना प्रकृति से सीखा जाए, और सीखने की ज़रूरत भी नहीं है, प्रकृति के अनुसार ही हमें चलना होगा। दोस्तों, हमारा जो देश है ना, हमारा जो समाज है और हम जो हैं वो नियम कानूनों से चलते हैं। देखिए, एक नियम है, अगर आपको भूख लगेगी तो आपको खाना खाना ही पड़ेगा। एग्री करते हैं आप जी इस बात को कि अगर आपको भूख लगेगी आपको खाना खाना ही पड़ेगा, आपको प्यास लगेगी तो आपको पानी पीना ही पड़ेगा। डू यू एग्री विद दिस लॉ? क्या आप प्यास लगने पर पानी नहीं पिए ऐसा कुछ कर सकते हैं? करके देख लीजिए। एक बार आप नेगलेक्ट कर देंगे, 2 बार आप नेगलेक्ट कर देंगे, पानी आपको फिर भी पीना ही पड़ेगा। तो जो शाश्वत सत्य हैं, जो प्रकृति ने रच दिए हैं, वैसा ही हम हमारे जो खुद के नियम हैं हमारे देश को चलाने के लिए, हमारे समाज को चलाने के लिए, उनको ऑटोनोमस क्यों नहीं कर सकते? उनको इतना सरल क्यों नहीं कर सकते? उनको ऐसा क्यों नहीं बना सकते कि जो सारी शक्तियाँ हैं, जो सारी पावर्स हैं, वो कुछ लोगों के हाथों में सिमट कर, मैं तो ये कहूँगा, सीधे सीधे कहूँगा कि 545 लोगों के हाथों में न रहकर 137 करोड़ लोगों के हाथ में रहे। हम भारत के संविधान में वोट देने का अधिकार रखते हैं, वोटिंग पावर है हमारे, और जब वोटिंग पावर है तो क्यों ना हम ऐसे कॉज को सपोर्ट करें, ऐसे नियमों को सपोर्ट करें जो आने वाली 10, 20, 50, 100 पीढ़ियों तक के लिए, जहाँ तक भी संसार रहे, जहाँ तक भी भारतवर्ष रहे, वो नियम ऐसे बन जाएं कि किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इन छोटी छोटी समस्याएं जो आज आ रही हैं, इनका एक परमानेंट सॉल्यूशन हम नियम कायदों से करके जाने वाले हैं। एंड इट्स फैक्ट। आप मान के देख लीजिए, आप किसी भी चीज़ को उठा के देख लीजिए, अगर नियम कानून से कोई चीज़ चल रही है तो वो लॉन्ग लास्टिंग है, उसको कोई भी चीज़ चैलेंज नहीं कर सकती। प्रकृति नियमों का पालन करती ही है, प्रकृति ने अपने नियम बना दिए। तो हम इंसान जो देशों में बटे हुए हैं, जो समाज में बटे हुए हैं, जो राज्यों में बटे हुए हैं, हम कौन होते हैं उसके अगेंस्ट में जाने वाले? और अगर हम उनके अगेंस्ट में जाते हैं तो हमारा मानसिक पतन निश्चित है, हमारा शारीरिक पतन निश्चित है, हमारा मॉरलिटिकल पतन जो है वो निश्चित है। तो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए नियम कानून होने चाहिए। हमारे बड़े कहते थे, जब हम आप लोग पढ़ा करते थे तो कहते थे कि सुबह 5 बजे 3-4 बजे उठकर पढ़ा करो, जल्दी याद होता है, अच्छा याद होता है। फैक्ट था, लोग बाग इस नियम का पालन करते थे तो उनको अच्छी नॉलेज मिली, आज वो अच्छी अच्छी जगहों पर हैं, और अगर नहीं भी हैं तो उनको ज्ञान अच्छा है। डेफिनेट बात है। रात को लेट मत खाओ, ये भी नियम है। तो जो लोग रात को लेट खाते हैं उनको एसिडिटी की समस्या हो जाती है। आपने हमारे एक जैन समुदाय को देखा होगा, वो ब्यालू करते हैं, माने सूर्य अस्त होने से पहले ही वो भोजन को ग्रहण कर लेते हैं। नियम है, लॉ है, उन्होंने बनाया, प्रकृति के हिसाब से बनाया, और अगर वो उसके हिसाब से चलते हैं तो उस समाज को नहीं छोड़िए आप। जो भी व्यक्ति सूर्य अस्त से पहले भोजन कर लेता है वो उस भोजन को पूरा पचाने में सक्षम हो जाता है, पेट अच्छा रहता है, सुबह तक उसको किसी प्रकार की कोष्ठबद्धता या और कोई भी प्रॉब्लम उसको नहीं हो पाती है। तो नियम से अगर आप चलेंगे, अच्छे नियम के हिसाब से चलेंगे, तो आपका जीवन अत्यंत सुखद होगा, अत्यंत सरल होगा और अत्यंत हर्ष वाला होगा। तो आप इस चीज़ को देखिए, मैं कोई अलग बात नहीं बता रहा हूँ, ये बिल्कुल भी अलग नहीं है। मानव न मानव स्वभाव से अलग है, न ही प्रकृति के स्वभाव से अलग है। मैं कहता हूँ कि जूरी कोर्ट होनी चाहिए, मैं कहता हूँ कि वोट वापसी होनी चाहिए। भारत का नागरिक अगर किसी व्यक्ति को चुनकर
सत्ता में भेज सकता है। और अगर वो व्यक्ति अपने वादों को पूरा नहीं करता है, अगर वो भ्रष्टाचार करता है, अगर वो अनर्गल कार्य करता है, अनैतिक कार्य करता है, संविधान की गरिमा के अगेंस्ट में काम करता है, लालच के वश काम करता है, तो जिन लोगों ने उसको चुनकर भेजा है, दे ऑल्सो हैव द राइट टू रिजेक्ट हिम, टू रिकॉल हिम। हम चुनने का अधिकार रख सकते हैं, हमें चुनने का अधिकार है, तो हमें उस व्यक्ति को वापस बुलाने का भी अधिकार है, अगर वो उन किए गए कामों को, जो उसने वादे किए हैं, इसके लिए उसको चुनकर भेजा है, अगर वो काम नहीं कर रहा है। इस चीज़ में क्या गलत है? अगर आप लोगों को गलत लगता है तो सबसे बढ़िया बात है कि आप इस कानून को पढ़िए, इन कानूनों को पढ़िए और फिर विचार कीजिए। हम लोग एक ऐसे एरा में जी रहे हैं दोस्तों, एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ पर आपके मस्तिष्क पर ज्ञान के इतने प्रहार किए जाते हैं कि आप खुद भी सोच नहीं पाते कि सही क्या है और गलत क्या है। आपको जो अखबार में पढ़ने को मिल गया, आपको जो सोशल मीडिया पर आ गया, आपको जो टीवी पर दिखाई दे गया, बहुत सारे लोग उसी को सच मान बैठते हैं और जो वास्तविकता है उसको वो नेगलेक्ट कर देते हैं, सिरे से खारिज कर देते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरे भी कई मित्रों ने मुझसे पूछा कि आप ये जो ड्राफ्ट लेकर आए हैं, आप ये जो कानूनों की बातें करते रहते हैं, क्या ये लागू भी हो पाएंगे? मैंने कहा बिल्कुल लागू हो पाएंगे, इसमें क्या बुराई है। भारत के किसी भी एक क्षेत्र में अगर मान लीजिए एक विधायक भी इन कानूनों के पक्ष में अपना मत रख देता है और कह देता है कि मैं इस कानून को लेकर आऊँगा, सपोज़ कीजिए वो राइट टू रिकॉल को लेकर आना है, वोट वापसी पासबुक को लेकर आना चाहता है, और जनता ने इस कानून को पढ़ा है, जनता ने इस कानून की अहमियत को जाना है, तो जनता उसको वोट देगी। और सिर्फ इस वजह से ही मात्र प्रधानमंत्री जी को ये कानून गजट में छापने के लिए अपनी स्वीकृति दे देनी होगी। सिर्फ इतना सा करना है। एक नियम मात्र गजट में छापने भर से पूरे देश में लागू हो सकता है और पूरे देश की तकदीर बदल सकता है। अब जो लोग ये कहते हैं कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, तो मैं उनके लिए एक सिंपल सी बात कहना चाहूँगा कि महामारी जो एक्ट है उसमें कोरोना नाम की किसी बीमारी का जिक्र नहीं था। प्रधानमंत्री जी ने जैसे ही कोरोना आया, कोरोना के नाम पर एक गजट में कानून प्रकाशित कर दिया कि कोरोना की ये गाइडलाइंस हैं और इसके अनुसार पूरे देश को काम करना होगा, और वो कानून पूरे देश में उसी के अगले दिन से ही लागू हो गया। और आज हम लगभग 1.5-2 साल से उन कोरोना पेंडेमिक की सारी धाराओं का, सारे नियम कानूनों का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या आज से पहले ऐसा कोई नियम था? आप बताइए। महामारी एक्ट था लेकिन उसमें कोरोना का कोई जिक्र नहीं था। उसमें जो जितने भी आज लॉकडाउन संबंधी या जितने भी बंदिशों संबंधी जो कानून हैं, क्या वो थे आज से पहले? नहीं थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इस चीज़ को नहीं होने के कारण, और संविधान में ऐसे विषय को, ऐसा कोई भी विषय नहीं था जिसका वायलेशन हो सकता था, तो प्रधानमंत्री जी ने ऐसे कानून को सीधा गजट में प्रकाशित कर दिया और हम लोगों को बाउंड कर दिया, हम लोगों को मजबूर कर दिया कि हम महामारी के नाम से इस कानून को फॉलो करें, इसकी सारी धाराओं का फॉलो करो, इसकी जितने भी नियम कानून हैं इसको फॉलो करें। और दोस्तों, किसी भी व्यक्ति की हिम्मत नहीं थी कि वो इस कानून को मना कर सके। दोस्तों, जो महामारी से बचने के लिए हम कानून बना सकते हैं, महामारी में हम कैसे रहें उसके लिए अगर हम कानून बना सकते हैं, या हमारे प्रधानमंत्री जी उस कानून को गजट में छापकर हम लोगों को गाइडलाइंस दे सकते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी को ये सजेस्ट करते, हम क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी को ये आदेश देते कि प्रधानमंत्री जी आप कानून ये भी बनाइए कि जो व्यक्ति हमारे द्वारा चुनकर संसद में गया हुआ है या विधानसभा में गया हुआ है या पंचायत में गया हुआ है, अगर वो सही काम नहीं कर रहा है तो हमें अधिकार दीजिए, हम लोग वापस अपनी हाँ और ना देकर उस व्यक्ति को वापस बुलाएंगे। इट इज़ एज प्रैक्टिकल एज द कोरोना पैंडेमिक गाइडलाइंस आर प्रैक्टिकल। इसके बारे में अगर कोई व्यक्ति डिनाई करता है तो मैं कहता हूँ कि आप विचार करो। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, व्हाट इज़ नॉट पॉसिबल? अगर समथिंग इज़ नॉट पॉसिबल, दैट इज़ यू, दैट इज़ योर इंटेंशन, दैट इज़ योर भ्रामक विचार जो आपने अपने आप को बाउंड कर लिया है, वो पॉसिबल नहीं है। बाकी सब इस दुनिया में पॉसिबल है। अगर ये पॉसिबल है कि नदियों में बहता हुआ जल एक बॉटल में भरकर बेच सकते हैं, इफ़ इट इज़ पॉसिबल, तो मेरे दोस्तों कुछ भी पॉसिबल है। आप
अगर यही चलता रहा तो मैं एक दिन ये भी कह सकता हूँ कि जैसे अभी सुना भी था ऑक्सीजन पार्लर्स लोगों ने खोल दिए हैं, वो भी पॉसिबिलिटी हो गई है। तो व्हाट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ यू। वो आप हैं जो पॉसिबल नहीं है, बाकी सब पॉसिबल है इस दुनिया में। और इस चीज़ को कोई भी डिनाई मेरे हिसाब से तो नहीं कर सकता। मैं मानता हूँ कि हम जूरी कोर्ट लेकर आएँ जहाँ पर फैसला देने का अधिकार सिर्फ जज को नहीं हो, जूरी बैठे, पूरे मामले को सुने और अपना पक्ष दे। और जो हमारे जज महोदय हैं वो अगर किसी मान लीजिए किसी धारा का उल्लंघन नहीं हो रहा हो तो जूरी के पूरे फैसले को आत्मसात करते हुए, उसको मनोनयन करते हुए, जिसका जो भी सार निकालना है, तब अपना फैसला दें। फैसले जल्दी आने लग जाएंगे, फैसले एक्यूरेट आने लग जाएंगे, री अपील्स बहुत कम होंगी। तो अगर ऐसे कानून हैं तो वाई डोंट वी सपोर्ट देम, वाई डोंट वी फॉलो देम, वाई डोंट वी प्रपोज देम। मैं आपको एक सिंपल सी एक बात आपके साथ शेयर करता हूँ कि मतलब मुझे किसी ने कहा है कि जो स्थानांतरण होते हैं, ट्रांसफ़र्स होते हैं गवर्नमेंट में, आई मे बी वायलेटिंग एनी रूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय सेइंग दिस। अगर मैं संविधान के किसी नियम का वायलेशन कर रहा हूँ अगर ये कहने के द्वारा, तो मैं एडवांस में क्षमा का प्रार्थी रहूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ऐसा कोई वायलेशन नहीं कर रहा हूँ। गवर्नमेंट में जो ट्रांसफ़र्स होते हैं वो ट्रांसफ़र्स होते हैं डिज़ायर बेस पर। आप अर्ज़ी दीजिए, आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। आप किसी नेता की अप्रोच लगाइए, आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। दोस्तों, क्या सरकार में ट्रांसफ़र्स की या कोई पॉलिसी हो सकती है? काफ़ी विभागों में है, लेकिन शायद एक पर्टिकुलर विभाग जिसके बारे में मैं जानता हूँ उसमें ट्रांसफ़र की कोई नीति नहीं है। मैं उस विभाग का नाम अभी नहीं लेना चाहूँगा, वो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन एक ऐसा विभाग है राजस्थान में जिसमें आज तक ट्रांसफ़र की कोई नीति नहीं है। कई लोगों ने प्रयास कर लिया, ज्ञापन दे दिए, धरना दे दिया, अपनी बात सीएम तक पहुंचा दी, अमुक मंत्री जी को ज्ञापन देकर बतला दिया कि साहब ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो ये तो टेम्परेरी सॉल्यूशंस हैं, या आप अपने मन को समझा रहे हैं। उस विभाग के सारे कर्मचारी ज्ञापन देकर, धरना देकर, कुछ भी करके अपने मन को समझा रहे हैं। वाई डोंट यू डिमांड अ रूल कि हमारे विभाग में भी ट्रांसफ़र की एक नीति होनी चाहिए, हम बनाकर देते हैं ड्राफ्ट का, ये जो प्रारूप है वो ये पकड़िए, इस प्रकार से आप इसको ट्रांसफ़र की नीति को लागू कराइए। क्यों नहीं कहते आप? डरते हैं कि कहीं अभी तो यहाँ डाल रखा है, कहीं इससे भी बुरी जगह नहीं फेंक दे। तो दोस्तों, आप जब तक टेम्परेरी सॉल्यूशंस करते रहेंगे ना, तब तक कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होने वाला। आपको एक कांटा निकालने के बाद में 2 कदम पे दूसरा कांटा मिलेगा, 3-4 कदम पे तीसरा कांटा मिलेगा, छोटी छोटी हर्डल्स आती रहेंगी। आप प्लेन रोड बना दीजिए, आप हटा दीजिए उन चीज़ों को। जितने भी कांटे आपके पथ में आ रहे हैं उनको चाणक्य की भांति, आचार्य विष्णुगुप्त की भांति हटा दीजिए। अरे समूल नाश कर दिए उस पेड़ का ही जो एक कांटे पैदा कर रहा है। अगर संवैधानिक व्यवस्था में कोई समाज में जनता के राह में कांटे बोने का काम कर रहा है तो उस पेड़ को ही हटा दीजिए। ज़रूरत नहीं है उस पेड़ की, हमें उस पेड़ की ज़रूरत है जो सुगंध देता हो, जो अच्छी लकड़ी देता हो, जो हमारे काम आता हो। हम कांटों के लिए जंगल नहीं लगा रहे, हम कांटों के लिए पेड़ों की बुआई नहीं कर रहे हैं। हम संसद में, हम विधानसभा में, हम पंचायत में लोगों को इसलिए नहीं भेज रहे हैं कि वो हमारा शोषण करें, वो हमें नेगलेक्ट करें, वो हमें देखते मुँह फेर लें या हमारे ऊपर एहसान करें कि हम आपके ऊपर शासन कर रहे हैं। अरे भाई, हमने चुना है आपको, कॉमन मैन ने आपको वोट दिया है, तो कॉमन मैन को ये अधिकार होगा कि वो आपको वापस बुला ले अगर आप काम नहीं कर सकते हो तो आप छोटी छोटी समस्याओं में ना उलझें। कोई आंदोलन हो रहा है, उसमें आप उलझ गए, वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी ऑल्सो। कभी धरना देने जा रहे हैं, कभी ज्ञापन देने जा रहे हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला। आप उन समस्याओं को पैदा ही ना हो ऐसे कानूनों का समर्थन कर दीजिए। एक बार अगर वो सामने आ गए तो फिर वो समस्याएं दोबारा होंगी ही नहीं। अगर उस विभाग की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अगर उसमें ट्रांसफ़र नीति होती तो आज न तो इन अमुक विभाग के लोगों को न तो
ज्ञापन देने की आवश्यकता पड़ती, ना धरना देने की जरूरत पड़ती, ना किसी मंत्री के दर पर जाकर नाक रगड़ने की जरूरत पड़ती। अरे भाई इट हैज़ टू बी ऑब्वियस, इसके लिए एक नीति होनी चाहिए और उसके आधार पर ट्रांसफ़र होने चाहिए, तो वो होना चाहिए डेफिनेटली। आज अगर आपके मोहल्ले में लाइट होनी चाहिए, सड़क होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, तो वो होना चाहिए। इसी के लिए तो हमने लोगों को चुना है, इसी के लिए तो हमने वोट दिया है, इसी के लिए तो हमने जो टैक्सेस दिया है, हमने नोट दिए उन लोगों को। फिर वो हम पर कैसे मतलब एहसान वाली बात कर सकते हैं? तो आप सिस्टम को डेवलप कीजिए। हम लोगों को डेवलप नहीं करना है, हम लोगों को सिस्टम को डेवलप करना है। देखिए, आप जो है किसी ऐसे माहौल में आम नहीं उगा सकते जब तरबूज उगाने की बारी हो, या आप गेहूं के सीज़न में मक्का नहीं उगा सकते। ये सिस्टम ही नहीं है। जो सिस्टम है वही पैदा होगा। आप समझिए इस बात, जो सिस्टम है वही पैदा होगा। अगर आपका सिस्टम ही खराब है तो फिर चीज़ें भी खराब ही पैदा होंगी। तो सिस्टम को डेवलप कीजिए। अगर आपने सिस्टम बना रखा है, अपने दैनिक दिनचर्या को अच्छा बना रखा है, तो आपका जीवन अच्छा होगा, क्योंकि आपने सिस्टम अच्छा बना रखा है। लेकिन अगर आपका जीवन ही अस्त व्यस्त है, कोई नियम कानून नहीं है, ना उठने का टाइम, ना सोने का टाइम, ना खाने का टाइम, ना पीने का टाइम, तो आपकी दिनचर्या बिगड़नी ही बिगड़नी है। इट इज़ ए बेसिक फंडामेंटल ऑफ लाइफ। ये प्रकृति का नियम है कि अगर आपकी दिनचर्या ठीक नहीं है तो आपका जीवन भी ठीक नहीं होगा। यानी कि अगर आपका सिस्टम ही ठीक नहीं है तो आपके प्रोडक्ट्स कैसे अच्छे होंगे? तो हम छोटी छोटी समस्याओं को तूल ना दें, हम उन समस्याओं को पैदा करने वाले जो डिजास्टर, जो बड़े बड़ी फैक्टर्स हैं, उन्हीं को सुधार दें, उन्हीं को बदल दें। और उसमें मैं इसी चीज़ का समर्थन करता हूँ कि जो कानून हम लोग ड्राफ्ट कर रहे हैं, जो लोग कानून हम प्रस्तावित कर रहे हैं, आप लोग उनको पढ़िए। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब आपको पता भी नहीं चलेगा कि उनमें लिखा क्या हुआ, ये कानून कहते क्या है, ये कानून काम कैसे करेंगे। आप किसी भी कानून को पढ़ लीजिए, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आपने उस कानून को भली प्रकार से पढ़ लिया और 5 या 10 मिनट उस पर मनन कर लिया, तो आप हो सकता है खुले मन से मेरे साथ में ना आ पाएँ, लेकिन आप अपने पीछे 50 लोगों की फ़ौज खड़ी कर देंगे कि भैया मैं तो सामने नहीं आ सकता, लेकिन जो सामने आ सकते हैं उन लोगों को मैं तैयार कर दूँ। दोस्तों, यही सारा खेल है, यही बहुमत का खेल है। अगर मान लीजिए मेजॉरिटी ऑफ पीपल अच्छे कानूनों के पक्ष में होंगे, अच्छे कानूनों को लागू करवाने के समर्थन में होंगे, तो फिर किसी भी व्यक्ति को ये हिम्मत नहीं होगी कि वो हमारा शोषण कर पाए। वो हमारा पोषण ही करेगा, एग्जिस्टिंग राजनेता ही हमारा पोषण करेंगे, एग्जिस्टिंग लोग ही हमारा पोषण करने के लिए आगे आएंगे, अच्छे काम करने के लिए आगे आएंगे, क्योंकि हम सिस्टम ही ऐसा बना चुके होंगे। भाई अगर मान लीजिए पटवारी ढंग से काम नहीं कर रहा है तो हटा दो उसको, उस पटवारी को लगाओ जो सही काम कर सकता हो। अगर मान लीजिए कोई टीचर है, सही से पढ़ा नहीं रहा है, आए दिन छुट्टियाँ कर रहा है, अधिकारी की बात को नहीं मान रहा है, तो हटा दो उस टीचर को लेके आओ जो सही काम करे। भाई जब तक डर नहीं होगा तब तक लोग काम नहीं करेंगे। एक बच्चे को भी हमको डंडा मारकर बिठाना पड़ता है पढ़ने के लिए शुरुआत में। जब डर होता है तो किताब खोल के पढ़ता है। माँ का डर होता है, पापा आने वाले हैं तो किताब खोलकर बैठ जाते हैं बच्चे। है क्या सिस्टम? नहीं है, ये नियम है, प्रकृति का नियम है। तो बच्चे किताब खोलकर बैठ जाते हैं। तो जब तक डर नहीं है तब तक लोग बाग कैसे काम करेंगे? मतलब डराना उद्देश्य नहीं है, लेकिन एक सिस्टम बनाना उद्देश्य है। आपके पास अगर सिस्टम ढंग का है तो आप इन छोटी छोटी समस्याओं को तो मतलब तूल भी क्या, मतलब इसको ये पैदा ही नहीं हो पाएंगी। और जब समस्याएं छोटी छोटी पैदा ही नहीं हो पाएंगी तो आपका जीवन सरल बन जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ एडजस्टमेंट अपने जीवन में एक बुरी बात है, क्योंकि हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी एडजस्टमेंट ही सिखा कर जाएंगे। हमारे पुरखों ने जो किया, किसी भी चीज़ को नेगलेक्ट कर देते हैं, अरे बेटा वहाँ मत जाओ, वहाँ तो बेकार लोग बैठे हैं। अरे भाई वहाँ बेकार लोग बैठे क्यों हैं? पुलिस को बोलो, वो वहाँ साफ़ करवाएगी, उन लोगों को हटाएगी। पर अरे नहीं, अपने को इन मामलों में नहीं पढ़ना है, ये अपना काम नहीं है, ये वो लोग जाने, उनका काम जाने, अपन तो हटते हैं यहाँ से। तो दोस्तों, जब तक आप हटते रहेंगे, जब तक आप अपार्ट होते रहेंगे, उन चीज़ों को तूल नहीं देंगे, उनसे भिड़ेंगे नहीं, उनके बारे में अच्छा सिस्टम नहीं लेकर आएंगे, तब तक वो चीज़ें होती रहेंगी। वो कांटे जो चाणक्य विष्णुगुप्त ने अपने रास्ते से हटाए थे, उसका समूल नाश कर दिया था। अगर वैसा नज़रिया आप नहीं रखेंगे तो वो कांटे जीवन भर आपकी राहों में आते जाएंगे।
और फिर आप किसी को ब्लेम मत कीजिएगा कि ऐसा हो रहा है। मौका है आपके पास में सिस्टम बदलने का, मौका है आपके पास में व्यवस्था बदलने का। आप इन कानूनों को पढ़कर सिर्फ सीएम और पीएम को चिट्ठी लिखकर और ट्वीट लिखकर एक ऐसा जन आंदोलन ले सकते हैं जिसमें आपको कहीं नहीं जाना, सिर्फ बैठे बैठे सारा काम हो सकता है। हम जनता हैं, हम जनार्दन हैं, हमें क्यों श्रम करना, हमें क्यों परिश्रम करना। हमने श्रम और परिश्रम करने के लिए एक मशीनरी स्थापित की हुई है जिसको सरकार कहते हैं। नेता लोग बिठा रखे हैं जो हमारा काम करने के लिए हैं। हम लोग क्यों श्रम करें, हम लोग तो उनको सिर्फ आदेश कर देंगे, हम लोग उनको गाइडेंस देंगे कि ऐसे काम कीजिए। दोस्तों, जब तक सत्ता नेताओं के या एक सिस्टम के हाथ में रहेगी तब तक जनता का शोषण ही होता रहेगा। और जब सत्ता या पावर जो है वो जनता के हाथ में आ जाएगी तो फिर जनता का पोषण होगा। और ये बात बिल्कुल सत्य है। आप किसी भी विद्वान को पढ़ लीजिए, जो भारत का हो चाहे बाहर का हो, सारी सिमिलरिटीज़ यही हैं। लेकिन हम लोग आँख मूंद कर बैठ जाते हैं कि नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। इट इज़ पॉसिबल, ये ऐसा हो सकता है। आपके सामने मैंने उदाहरण रखा है, आप उस चीज़ को डिनाई कैसे कर सकते हैं। और अगर डिनाई नहीं कर सकते हैं तो इंस्टेड ऑफ बहाने बनाने के, इंस्टेड ऑफ आंखें चुराने के, इंस्टेड ऑफ मेरा वीडियो छोड़कर दूसरा वीडियो देखने के, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप अपने आप को मेजॉरिटी में शामिल कीजिए, मुख्य धारा में शामिल कीजिए, समझिए अपनी ताकत को। आपके पास में वोटिंग राइट्स है, आपके पास में मत देने का अधिकार है, उसका पूर्ण उपयोग कीजिए। आप 5 साल के लिए वोट मत दीजिए, आप हर चीज़ के लिए वोट दीजिए। आप सवाल कीजिए कि ऐसा मुझसे पूछकर क्यों नहीं किया गया। और यही सब उन कानूनों में लिखा हुआ है कि सत्ता जो है, पावर जो है, वो जनता के हाथ में दे दी जाए। 545 लोग हमारे देश के भविष्य का फैसला करने वाले नहीं हैं, हम 137 करोड़ अभी जिंदा हैं। जब जब सत्ता का केंद्रीकरण हो जाएगा तो लोग या नेता या जो भी मेजॉरिटी है वो आपके ऊपर शासन करेंगी, आपका पोषण नहीं करेंगी, आपको बरगलाएंगी, झूठ करेंगी, क्योंकि यही ऐसा सिस्टम है जो अभी बना हुआ है। और इस सिस्टम को बदल कर ही हम कुछ कर सकते हैं। हम शिकायत ना करें, आने वाले सालों में, आने वाले समय में ऐसा सिस्टम हम बना सकते हैं। और उसका सिर्फ एक ही तरीका है, स्वच्छ और बढ़िया नियम कानून जो देश को, समाज को और हमको बदलने की पावर देते हों, सत्ता हमारे हाथ में देते हैं। तो दोस्तों, आचार्य विष्णुगुप्त ने जो किया है वही आप कीजिए। उन्होंने छोटी छोटी समस्याओं को नेगलेक्ट नहीं किया, उन्होंने छोटी छोटी समस्याओं का तुरंत समाधान नहीं किया, उन्होंने उस समस्याओं को पैदा करने वाली महासमस्या, उस कंटक, उस झाड़ को ही समाप्त कर दिया जहाँ से वो छोटी छोटी समस्याएं पैदा होती थी। तो आपसे भी निवेदन है कि आपको जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, उनके जो मूल कारण हैं, उनके जो मूल स्रोत हैं, उनको आप सुधारिए, उनको आप ठीक कीजिए, उनको आप बदलिए। यही एकमात्र साधन है। बार बार उलझने से अच्छा है कि एक बार भिड़ लिया जाए, बार बार लड़ने से अच्छा है कि एक ही बार लड़ लिया जाए। तो सॉल्यूशन एक बार आप परमानेंट कर देंगे तो बार बार अपना समय बचेगा, आप अच्छे कामों के लिए वो समय लगा पाएंगे। इसी आशा के साथ में आपको कानूनों के ड्राफ्ट में शेयर करता रहता हूँ। अगर आपको फिर भी चाहिए हो तो PDF फॉर्मेट में आप मुझसे मांग सकते हैं, मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप उन कानूनों को समझेंगे नहीं। और ये बात तो आप दिमाग से निकाल दीजिए कि ये कानून डायरेक्ट लागू नहीं हो सकते या ऐसे कानून लागू हो ही नहीं सकते। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इंस्टेड ऑफ यू। आपको उदाहरण भी दे दिया है। इसके बाद में कुछ बाकी नहीं रह जाता। मैं अपना वीडियो इसी के साथ यही विराम देने की कोशिश करता हूँ। मैं आपसे यहीं पर अपना वीडियो समाप्त करने के लिए आग्रह करता हूँ। धन्यवाद इस चीज़ से।